नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर चुनाव में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। हर पार्टी की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं इस बीच उमर अब्दुल्ला ने ऐसी संभावना जताई है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है। असल में उमर अब्दुल्ला को ऐसा डर है कि अगर कश्मीर घाटी में वोट ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। TV9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में पत्रकारों से बात की। उस बातचीत के दौरान सवाल पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है। इस सवाल का जवाब देते हुए उमर ने कहा था कि अगर कश्मीर में वोट बटेंगे तो बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। उन्होंने कश्मीर की जनता से अपील की कि वो अपने वोट का समझदारी से इस्तेमाल करें। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति इस बार हर किसी को हैरान कर रही है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार जो पार्टी पहले दावा कर रही थी कि वो सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है, जिस बात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने खुद पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया था कि कश्मीर घाटी में भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे, अब उन दावों को, उस विश्वास को चोट पहुंची है। भाजपा कार्यकर्ताओं को बता दिया गया है कि पार्टी घाटी में और उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि कश्मीर घाटी से कुल 47 सीटें निकलती हैं और बीजेपी ने सिर्फ 19 पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ भी 8 सीटें तो दक्षिण कश्मीर की हैं, 6 सेंट्रल कश्मीर की और 5 उत्तर कश्मीर की सीट रही हैं। पार्टी का ऐसा मानना है कि कश्मीर में इस बार भी उसका प्रदर्शन कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं रहने वाला है। वो अपने दम पर घाटी में ज्यादा सीटें जीतती हुई नहीं दिख रही है। इस वजह से पार्टी की रणनीति ये है कि वो निर्दलीय उम्मीदवारों पर अपना दांव चलेगी। इस बारे में अनंतनाग से भाजपा प्रत्याशी राफिक वानी ने तो खुलकर कह दिया है कि चाहे इंजीनियर रशीद हो, चाहे सज्जाद लोन हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, वो सभी उनके अपने हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी पार्टी के लिए ही फायदा पहुंचाने का काम करने वाले हैं। बीजेपी की रणनीति है कि वो जम्मू की सभी 35 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, वही घाटी में अपने साथी पार्टियों और निर्दलियों पर भरोसा जताएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनकी तमाम याचिकाएं खारिज हुई हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर फैसला सुनाने जा रहा है। कल यानी कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करने जा रहा है। उसमें फैसला लिया जाएगा कि केजरीवाल को जमानत देनी है या सजा बरकरार रखनी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में कथित अवैध मस्जिद को लेकर विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम समुदाय ने कहा है कि वो मस्जिद का कथित अवैध निर्माण खुद ही तोड़ने पर राजी है। इस संबंध में मस्जिद समिति के सदस्यों ने शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की। समिति ने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को सील कर दिया जाए। समिति ने लिखा कि अगर जांच में मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ पाया गया तो समिति खुद ही विवादित हिस्से को गिराना चाहती है। मुफ्ती कासमी ने कहा कि शहर में माहौल शांतिपूर्वक बना रहे, इसलिए नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के गुजैनी हाईवे पर बुधवार तड़के एक महिला के सिर कटा शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला। लोगों ने महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव यहां फेंके जाने की आशंका जताई है। स्थानीय युवक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के साथ ही शिनाख्त के लिए प्रयास शुरू कर दिए। अखिलेश यादव ने कहा कि आशा है कि भाजपा सरकार राजनीति से ऊपर उठकर इसकी जांच करवाएगी। मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 थानों की टीम लगी हुई है। इंदौर ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया कि बुधवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि देर रात 4 लोग आर्मी फायरिंग रेंज में आए थे। यहां बदमाशों ने 2 लोगों की पिटाई की। बाकी 2 लोगों से 10 लाख रुपए लाने को कहा गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी महिला मित्र को एक कोने में ले जाया गया और फिर उसने उसकी चीखें सुनी। शिकायतकर्ता को संदेह है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई होगी। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें देखते ही आरोपी भाग निकले। मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म मामले में कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है। अपराधियों की निर्भीकता प्रशासन की पूर्ण नाकामी का परिणाम है और इस कारण देश में पनपता असुरक्षित वातावरण भारत की बेटियों की स्वतंत्रता, उनकी आकांक्षाओं पर बंदिश है। समाज और सरकार दोनों शर्मिंदा हों और गंभीरता से विचार करें। देश की आधी आबादी की रक्षा की जिम्मेदारी से कब तक आंख चुराएंगे। कांग्रेस ने कहा कि अब जहां सैनिक ही सुरक्षित नहीं, वहां कौन सुरक्षित हो सकता है।
बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। इस पर कांग्रेस ने कहा कि भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। बीजेपी का एक नेता बीजेपी का झंडा लिए राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आपको इसका जवाब देना होगा, पूरी दुनिया आपके जवाब का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमको जिस तरीके से भी अहिंसक तरीके से आंदोलन करना होगा हम करेंगे। क्या आप इस तरह की राजनीति करेंगे? क्या आप जान से मारने की धमकी देंगे? कांग्रेस ने बुधवार को एक भाजपा नेता द्वारा राहुल गांधी को कथित तौर पर धमकी देने का वीडियो शेयर किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ऐसे गंभीर मुद्दे पर चुप नहीं रह सकते। बता दें, दिल्ली भाजपा के सिख प्रकोष्ठ के सदस्यों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मरवा ने प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। पीएम मोदी बुधवार को नई दिल्ली में स्थित भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की आरती करते हुए और पूजा करते हुए नजर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पारंपरिक महाराष्ट्रियन टोपी पहनी हुई थी। इस पूरे कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पीएम मोदी गणपति पूजा में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी का सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। इसके बाद ये ट्रेंड होने लगा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के जाने और पूजा करने पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है, ये चौंकाने वाली बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका से करना और ये सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने भी वीडियो ट्वीट कर लिखा है, सीजेआई ने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर समझौता किया है। सीजेआई की स्वतंत्रता पर से पूरा भरोसा उठ गया। बार एसोसिएशन को इस समझौते की निंदा करनी चाहिए। सीजेआई और पीएम मोदी के वीडियो पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाए और सीजेआई को लेकर आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा है कि गणपति उत्सव चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पीएम मोदी अब तक कितनों के घरों में गए हैं, लेकिन पीएम सीजेआई के घर गए और उन्होंने मिलकर आरती की। अगर संविधान का संरक्षक राजनेताओं से मिलता है तो इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने चल रहा है, इसलिए हमें संदेह है कि क्या हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि पीएम इस मामले में एक पार्टी है, हमारे मामले में दूसरी पार्टी केंद्र सरकार है। सीजेआई को इस मामले से खुद को अब दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध दूसरे पक्ष से है। मामला खुलेआम दिख रहा है कि ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ हमें न्याय दे पाएंगे। हमें तारीख पर तारीख मिल रही है और अवैध सरकार चल रही है, ऐसे में हम टूट गए, न्याय नहीं मिल रहा है और पीएम मोदी उन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र की अवैध सरकार में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। जो सीजेआई हमें न्याय देने वाले हैं उनके साथ पीएम का ऐसा रिश्ता, इसलिए महाराष्ट्र के मन में एक संदेह पैदा हुआ। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी और सीजेआई के वीडियो पर एक और कमेंट किया। उन्होंने लिखा है कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से, ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सो मोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल के बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी का अमेरिका में बोला गया एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें राहुल कह रहे हैं कि कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं साफ कर दूं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कद्दावर महासचिव सीताराम येचुरी का गुरुवार को निधन हो गया। वो 72 वर्ष के थे। वो सांस की बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था और आईसीयू में रखा गया था। सांस के संक्रमण के लिए उनका इलाज किया जा रहा था। वो निमोनिया जैसे संक्रमण से पीड़ित थे, लेकिन डॉक्टरों ने बीमारी के बारे में और ज्यादा खुलासा नहीं किया था। येचुरी की हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई। वहीं डोभाल के साथ बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की आगामी रूस यात्रा के दौरान बातचीत की पेशकश की है। दरअसल 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान में ब्रिक्स समिट का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस जाएंगे। रूस को ईरानी मिसाइल मिलने की रिपोर्ट पर ब्रिटेन ने कहा है कि इसने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दिए जाने की बहस को नया मोड़ दे दिया है। यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने बीबीसी से कहा, रूस के अंदर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों को दिए जाने की बहस अब बदल गई है। बता दें, लंदन में वार्ता के बाद लेमी और अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और लेमी ने कीव को 60 करोड़ पाउंड की मदद देने का ऐलान किया। वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। जेलेंस्की अपने सहयोगियों से लंबी दूरी की मिसाइल की आपूर्ति और इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस के अंदर तक मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अभी तक इजाजत नहीं दी है, क्योंकि जंग और भड़कने का खतरा है। चीन में खेली जा रही है हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कोरिया को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत और कोरिया के बीच खेले गए इस मैच में भारत की तरफ से पहला गोल अरिजीत सिंह ने किया। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर में एक और गोल दाग दिया। भारत की ओर से तीसरा गोल भी हरमनप्रीत सिंह ने 43वें मिनट में दागा। कोरिया के खिलाफ भारत की जीत इस एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार चौथी जीत है। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।